बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंसा और आप देख रहे हैं SDTV। अल्टीमेटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो तो अब 1-2 दिन पुरानी बात हो गई है। इंडिकेशन है कि अब आगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसकी अप्रूवल दे देगा। उसके लिए बहुत सी कंडीशनैलिटीज़ हैं, आज हम उस पर भी बात नहीं करते। जो मेन कंसर्न उन्होंने शो किया है, उन्होंने किया है जो रुपी डेप्रिसिएशन हुई है तेज़ी से, उसकी बड़ी वजह हुकूमत की का जो तजब्जुब था, हिचकिचाहट थी IMF के कंडीशनलिटीज़ पूरी करके और जल्द अज जल्द एग्रीमेंट कंक्लूड करने के, उसकी वजह से हुआ। और आगे जो उनकी एडवाइस है उस पे उन्होंने एक और बात उन्होंने कही है कि जो कोविड के बाद है वो ग्रोथ, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कम बैक किया, ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही थी और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई जहाँ एक्सटर्नल सेक्टर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस डेवलप होने का सीरियस ख़तरा पैदा हो गया, इंपोर्ट और ओवरहीट होने की वजह से, जहाँ पे आपकी इंपोर्ट्स बढ़ गई और एक्सपोर्ट वगैरह एंड वो जो होता है जो फिजिकल साइड से जो चीज़ें शुरू होती हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक्सटर्नल अकाउंट को जो है वो बड़ा स्ट्रिक्टली मैनेज करने का, और बाकी तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो लगता ये है कि वो सबसर्विएंट है, क्योंकि ग्रोथ भी अब स्लो हो जाएगी। जो फिजिकल पॉलिसी है उसकी वजह से, जो ज़ाहिर है एनर्जी जो टैक्सेशन है, फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेशन की वजह से, इसको हम कहीं और डिस्कस करेंगे। आज हम जिक्र करते हैं कि जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सटर्नल अकाउंट को बैलेंस करने का और इसको आगे चलाने का, इन्फ्लेशन का भी। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं एक दफ़ा फिर एक्सपर्ट के साथ कि इसको वो किस तरह डायसेक्ट करते हैं और व्हाट इज़ इन द ऑफिंग। डॉक्टर साजिद अमीन, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताइए। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। मेरा ख़्याल है एक जो चीज़ जैसे आपने खुद भी कही, अल्टीमेटली ये है कि इट्स डन। क्योंकि वो जो अनसर्टेनिटी थी IMF प्रोग्राम के अराउंड, वो पाकिस्तान को बड़ा हर्ट कर रही थी नो, इट्स ओवर। 2-3 मेजर चैनल्स की वजह से। एक तो जैसे खुद लिखा है उसमें प्रेस रिलीज़ में भी कि जो हमारा डिले था इसमें, उसमें रुपए के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला और जो रुपए ने काफ़ी लूज़ किया उसके ऊपर जो प्रेशर रहा, और डेफ़िनेटली फिर वो कहीं न कहीं इन्फ्लेशनरी प्रेशर को मज़ीद बढ़ाता है। और जब वो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से मिला तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया उसमें। दूसरा एक और चीज़ जो मुझे लगता है वो हर्ट कर रही थी, हमारी जो फाइनेंसिंग इन्फ्लोज़ हैं अदर डेवलपमेंट पार्टनर से, वो भी रुके हुए थे इस प्रोग्राम की वो तो वजह से। IMF की वजह से। हाँ जी, तो रुके थे। तो मुझे लगता है कि एक तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्लैरिटी आ गई कि ये प्रोग्राम जो है वो इट्स बैक नाउ, IMF वो हो गया है। और दूसरी अच्छी बात मुझे लगता है कि 7th और 8th रिव्यू जो है ना वो इकट्ठा हो गया है, और बिल्कुल, अब ये तो आपके है। पास एक क्लियर रोड मैप है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक लंबा टाइम है आपके पास, आप उसको लेके चल सकते हैं। और तीसरा मुझे लगता है कि एक जो अच्छी फ़िलहाल गिवन पाकिस्तान की जो सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे उस रिपोर्ट में भी लिखा है, प्रेस रिलीज़ में भी, कि बड़े स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को। तो एक और जो इंडिकेशन आ रही है कि ये प्रोग्राम जो है वो एक्सटेंड होगा जून 23 तक, और $1 बिलियन हमें जो एक्स्ट्रा वो मिल रहे होंगे। तो ये तीनों चीज़ों का इकट्ठा आना उस अनसर्टेनिटी को जो जो एक मार्केट में आई हुई थी उसको बहुत हद तक जो है वो करेक्ट कर रहा है। तो पहला तो ये है कि ये बहुत अच्छा बेसिकली हो गया है कि नाउ वी आर क्लियर, और एक अच्छे अरसे के लिए हुआ है, लंबे अरसे के लिए हुआ है। तो ये एक अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट को एक स्पेस देगा कि वो क्लैरिटी के साथ अपने रोड मैप को इम्प्लीमेंट कर सके उसमें। एक तो ये हो गया उसमें। दूसरा उसमें मुझे लगता है कि 2-3 बड़े की मैसेजेस अगर उससे निकल रहे हैं, तो पहला तो ये है कि जो स्टेबलाइजेशन है वो बड़ा मेन फोकस होगा और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का बड़ा अहम रोल होगा उसमें अंदर। खासकर अगर आप प्रायर्स को भी देख लें या जो जो एक्शन है उनको अगर देख लें, तो उसमें जो एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी एक हो गई। तो उस सूरत में जो 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 लफ्ज़ यूज़ हुए हैं उसके अंदर वो है प्रोएक्टिव और प्रूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। उसके अंदर जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम है, लॉन्ग टर्म जो फंडिंग फैसिलिटी है, उसको भी टच किया गया है कि उनको भी ज़रा थोड़ा-सा उनके जो मार्कअप्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनको भी लिंक किया जाए आपके पॉलिसी रेट के साथ। जो मूवमेंट वहाँ हो रही है तो वो साथ-साथ उनको भी फॉलो किया जाए उसमें। तो उस सेंस में मुझे लगता है कि जो इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट के ऊपर जो प्रेशर है, क्योंकि एक्सचेंज रेट पे फर्दर प्रेशर अभी आएगा मुझे लगता है। अगर फेड जो है वहाँ पे अगर आप देखें तो जो जून का इन्फ्लेशन है वो 9.1% के करीब गया है, जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। और एक्सपर्ट्स ये सोच रहे हैं कि शायद फेड जो है वो 75 बेस पॉइंट के करीब मज़ीद वो तो अनाउंस किया हुआ कर है। सकता है।
ये अनाउंस किया एग्जैक्टली तो उसकी वजह से वो जो 75 बेस पॉइंट करके डेड हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल 1.5 और उसके को ऊपर जो अनाउंस किया और उन्होंने। उसकी वजह से जो रुपए के ऊपर एक प्रेशर आएगा तो एक्सचेंज रेट के और अगेन कंडीशन है कि अगर आपने इसको मार्केट में फ्लेक्सिबल रखना है, मार्केट ड्रिवन रखना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रूट जो रोल है वो बड़ा अहम होगा 2 तरीकों से उसमें। मेन टूल हमारा हमेशा से जो रहा है वो इंटरेस्ट रेट रहा है। पॉलिसी रेट्स। एग्जैक्टली पॉलिसी रेट जो है आपका और अगर आप लास्ट 2-3 इवेंट्स देखें तो उससे मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो मजीद पाकिस्तान में बढ़ सकता है। उसकी 3 बुनियादी वजूहात अगर आप देख लें। एक तो यह है कि स्टेट बैंक का अपने जो एस्टीमेट आए हैं लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि जो 11.5% का हमने टारगेट रखा हुआ है उसके अगेंस्ट जो एनुअल इन्फ्लेशन एवरेज रह सकता है पाकिस्तान में वो 18 से 20% के करीब रहने की तवक्को है उसके अंदर। तो इसका मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लेकिन उसमें वो बढ़ेगा। तो कमोडिटी सुपर साइकिल की वजह से उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन देखें अल्टीमेटली मैं वही कह रहा हूँ लेकिन उसके ऊपर फिर आपका जो रुपए के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है तो इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो प्रोएक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट अच्छा, रेट एक को छोटी सी चीज मुझे और बताएं। मैं सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूंगा जिससे मैं सिर्फ एक कंप्लीट अच्छा कर लूँ। प्लीज। उसमें बेसिकली हमारा ये है कि हमने जब 13 जून को अपना यहाँ पे मॉनेटरी जो बजट के ऊपर दी थी उसमें हमारे जो एस्टीमेट्स थे वो ये थे कि जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में वो 15.5 से लेकर 17.5% की रेंज में रहेगा। स्टेट बैंक के जो एस्टीमेट्स आए हैं वो 18 से 20% के हैं। ये आपने कुछ सिमुलेशन की? जी, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा स्टेट बैंक के एस्टीमेट से कम रहेगा क्योंकि जो ग्लोबल प्रेशर्स हैं बहुत सारे, वो रिलीज हो रहे एक तो रुपया थोड़ा सा गेन करेगा, ऑयल मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी कम आएंगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन ग्लोबली भी हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी वो हम जा रहे हैं। जैसे स्टेट बैंक खुद कह रहा है कि 3 से 4% ग्रोथ रेट रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर 23 में। हमारा आइडिया है कि वो 3.5% से लो रहेगा तो वो 3 और 3.5% की रेंज में रहेगा। तो ये सब मिलके मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन को 18 और 20 की रेंज से थोड़ा सा नीचे रखेंगे उससे। बट इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर हम देखें जो पॉलिसी है नेट जो रियल पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है उसमें, तो इन्फ्लेशन अभी मज़ीद कोई 100 बेस पॉइंट के करीब मुझे लगता है कि कम से कम 100 से 150 बेस पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़ाना बढ़ने की तवक्को जो है पॉलिसी वो रेट। रहेगी। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं कि ये जो पीछे अनाउंस उन्होंने किया है उसमें ये कि जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम्स जो है उसमें 500 बेसिस पॉइंट कम होगा, हाँ बिल्कुल। उससे कोई फर्क पड़ेगा देखिए फ़र्क तो पड़ता है उसमें डेफिनेटली जब आपको एक्सपोर्ट्स पे या? हाँ, वो ये है कि वो ट्रांसलेट कैसे होता है। देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट्स का प्रॉब्लम ये रहा है कि वो जब आप उनको कैटलाइज़ करते हैं किसी चीज़ से तो वो थोड़ी-सी एड हॉक बेस पे पिकअप करती हैं, बट जो ही उस कैटलिस्ट को आप हटाते हैं, उस इनपुट को जो आपने दी होती है कंसेशन उसको हटाते हैं तो वो दोबारा से वापस उसी चीज़ में आ जाती हैं। तो डेफ़िनेटली हमें जो लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए जब तक हमारी जो स्ट्रक्चरल जो फंडामेंटल्स हैं, जो Impediments हैं, वो फ्लॉज़ दूर हैं, नहीं उनको हम दुरुस्त नहीं करते तब तक वो जो भी इंक्रीज़ होगा वो टेम्परेरी ही इंक्रीज़ होगा। वो को परमानेंट और सस्टेन्ड वो तो फाउंडेशंस खैर पे बड़ा वो मुश्किल है इंक्रीज़ जो है करना, वो नहीं होगा। क्योंकि हाँ, उसके वो और लिए इस तो पीरियड में फिजिकल पॉलिसी को बड़ा जरूरी है देखना, उसके लिए और एनर्जी। खैर एक चीज और मैं सोच रहा था, है तो बिल्कुल ये टेंजेंट पे तो नहीं है बट थोड़ा सा रेलेवेंट है, बट आई वाज थिंकिंग कि जो बेस किया हुआ है सारा जो डिस्कशन हुई सारी और आगे चला है काम सिलसिला जितना भी है वो फरवरी में या शायद प्रॉबेबली मार्च में, बल्कि शायद फरवरी में होने वाली आर्टिकल 4 कंसल्टेशन जिसके बेस पे ये प्रोग्राम हमें मिला है सारा। मैं उसके कुछ नंबर देख रहा था, इन 4 महीनों में तो बिल्कुल न्यूमेरिकल सिचुएशन जो है ये अब कुछ और है, ये वो नहीं है। थोड़ा सा मसलन अगर आप एक्सप्लेन कर सके तो मेरे लिए मसलन इन्फ्लेशन के टारगेट जो उसमें आर्टिकल 4 कंसल्टेशन में उन्होंने एग्री किए हैं वो अब वो हो ही नहीं सकते, वो नहीं होंगे। हाँ, वो नहीं होंगे। जो इंटरेस्ट रेट के थे, जो ग्रोथ के थे, उन्होंने जो उसमें 5% के करीब उन्होंने कहा है। जो ग्रोथ के टारगेट थे, जो एक्सपोर्ट्स के टारगेट हैं, जो रेमिटेंसेस के टारगेट थे, जो वो मतलब वो लगता ही नहीं है कि वो आर्टिकल 4 कंसल्टेशन जो है उसके नंबर अगर आप देखें तो जो नंबर अब हैं जिसे मैं और आप जैसे लोग भी रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो ये जो प्रोग्राम आईएमएफ ने दिया है फिर ये किस बेसिस पे? देखिए मुझे एडहॉक है ये भी, ये मतलब ये भी एक किस्म का, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि लगता है आपको कि इस बेसिस पे जो मैंने बात की है, देखिए 2-3 चीजें आईएमएफ नई कंडीशनैलिटीज और आगे ये इट्स अ रनिंग डिमांड जो चलती रहेगी, लगता है आपको? देखिए मुझे ऑनेस्टली लगता है कि कोई नई कंडीशन एज सच नहीं है।
ये वही कंडीशंस हैं जो हमने कमिट की थी और फिर हमने उनको रिवर्स कर दिया था। और ज़ाहिर है जब आप रिवर्स करते हैं तो आपको उनको दोबारा उन चीज़ों को करेक्ट करना होता है। अगर आप उस प्रेस रिलीज़ को नहीं, भी लेकिन देखें और उसको फंडामेंटल्स देखें, तो चेंज हो गए ना। मैं वही एग्ज़ैक्टली उसी पे कह रहा हूँ ना कि लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक है आपके फंडामेंटल्स चेंज हुए, एक है कि वो फंडामेंटल्स चेंज हुए कैसे? क्यों हुए? उसमें कुछ तो ज़ाहिर है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं अपनी जगह, लेकिन कुछ हमारे पॉलिसी रिस्पॉन्सेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिवर्स रहे जो हमने कमिट किया हुआ था उस सेंस में। तो मुझे नहीं लगता कि एड हॉक है प्रोग्राम जो अभी आपके टारगेट्स आए हैं या जो आपकी कंडीशंस आई हैं, वो एग्ज़ैक्टली एक ही गोल पे फ़ोकस हैं। वो है स्टेबलाइज़ेशन, आपको जो इमीडिएट स्टेबलाइज़ेशन ऑफ इकोनॉमी है। तो जो हमें कंडीशंस खास में तौर पे करेंसी की। हाँ, और हमें जो कंडीशंस में चेंज नज़र आ रहा है, वो एग्ज़ैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है वही जो बात आप कर रहे हैं कि जब आपके फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं, जब आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है जिसके अंदर वो प्रोग्राम आया था, तो उसको जो मीट करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो उसी तरह से रिवाइज़ हुई हैं, उसी तरह से चेंज हुई हैं, अपग्रेड हुई हैं या मॉडिफ़ाई हुई हैं उसके अंदर। अच्छा, ठीक है। तो मुझे लगता है उस सेंस में वो एम्बेड हो गई, आप ये हाँ, कह रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आखिरी चीज हम प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं पूछता हूँ, आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी है इस वक्त? जी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इस वक्त मैं किसी वजह से ये कह रहा हूँ कि लोगों ने असेस किया है कि सिविल अनरेस्ट का खतरा जो है नॉट इट इज रियल फॉर द फर्स्ट टाइम गुज़िश्ता 5-6 महीने के बाद ये वो स्टेज है। आप क्या समझते हैं कि ये कितना इम्पैक्ट करेगी ये आगे हमारी जी, स्टेबलाइजेशन? देखिए ये बड़ा अहम है कि कोई भी जो इकोनॉमी है वो ऑपरेट करती है एक एनवायरनमेंट के अंदर, और उस पूरे एनवायरनमेंट का जो ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज होती है किसी भी, और हमने उसका देखा, आईएमएफ के पास जो डिले हुआ हमारा जाने का वो उस पॉलिटिकल वजह इंस्टेबिलिटी से ही हुआ ठीक है। बेसिकली उसमें। तो अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो डेफिनेटली जो इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन है इन लेटर एंड स्पिरिट वो जेपर्डी में चली जेपर्डी में जाएगा और उसके जो गेन्स हैं उस तरह से नहीं हो पाएंगे उसमें। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा बार-बार यही कहता हूँ कि हमारा जो सबसे अहम जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा। लेकिन एक और चीज़ जो है जो मुझे लगता है हमें याद रखने की ज़रूरत है बाज़-औक़ात, कि सम टाइम द रिलेशन इज़ आल्सो ऑपोजिट एज़ वेल, कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, जो इकोनॉमिक गेन्स हैं, जो एक क्लैरिटी ऑन इकोनॉमिक विजन है, वो किसी न किसी हद तक आपको फीड इन करती है टुवर्ड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज़ वेल। जब एक आम आदमी को, एक इकोनॉमिक एजेंट को नज़र आता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर नाउ, इकोनॉमी स्टेबल हो गई है, हम डिफ़ॉल्ट से बच रहे हैं। ज़ाहिर है वो सिचुएशन नहीं है जो आज से 1 महीना पहले डिफॉल्ट थी। का नैरेटिव तो खत्म हो गया ना कुछ हाँ, देर के। एग्ज़ैक्टली। तो वो इट चाहे डिफॉल्ट की तलवार बिछक रहे, तो नैरेटिव नहीं रहा। मेरा ख्याल है तलवार भी नहीं थी पाकिस्तान पे। मेरा और हाँ, आपका नहीं इस थी, पे, मैं यही हाँ, कह रहा हूँ। मेरा और आपका इस पे एक प्रोग्राम हाँ, ज़रूर हुआ था बिल्कुल, कि हमारे तलवार। यहाँ बहुत सारे जो कंपैरिजन श्रीलंका के साथ हो रहे हैं वो गलत हैं बुनियादी तौर पे। वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है जो श्रीलंका का था उसमें। तो बट आपका पॉइंट एग्ज़ैक्टली ये सही है कि ये जो तमाम प्रोग्राम है इसको सही मानों में इम्प्लीमेंटेशन और सही मानों में जो इसके गेन्स हैं वो एग्ज़ैक्टली डिपेंड करेंगे कि कितना पॉलिटिकली स्टेबल एनवायरनमेंट जो है वो इसको मिलता है। बट मेरी अपनी असेसमेंट में मुझे लग रहा है कि हम गुज़रे हुए कल की निस्बत थोड़ा-सा आज ज़्यादा स्टेबल हैं ज़ाहिर है इन वो तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हाँ। एज़ वेल उसमें। प्रोग्राम हमने कह दिया था खत्म करेंगे। लास्ट एक क्विकली 2 लाइन का आप जवाब दे दें अगर इसमें, ताकि लंबा ना हो। ये बताएं कि जो हम इंटरनल डेट रेज करना चाह रहे थे और प्रीमियम 18 और 20% की बातें हो रही थी, यानी कि डेट मार्केट हमारे लिए एक तरह से बंद थी सकूक वगैरह की, वो अब खुल गई। जी, वो बेहतर होगी उसमें। अच्छा, क्योंकि जो आपका लेटर ऑफ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आईएमएफ का प्रोग्राम होता है उसमें पैसे शायद बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बट हाँ। वो आपको एक करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। लेटर ऑफ हेल्थ है। एग्जैक्टली। तो जब भी आप एक लेटर ऑफ कंफर्ट के साथ, एक लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ जाते हैं, तो जो आपकी क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में वो बेहतर होती है बनिस्बत उसके जब आपके पास वो एक रेफरेंस लेटर नहीं होता है, क्रेडिट लेटर नहीं होता है उसमें। तो वो मुझे लगता है कि हमारे पास बेहतर ऑप्शंस उसके मिलेंगे उसके। तो $1 बिलियन बिलियन प्लस जो है वो सकूक वगैरह से जो गवर्नमेंट प्लान कर रही थी वो रेज कर लेंगे आप ये समझ। 2 से 3 तरह से मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे फाइनेंशियल इन्फ्लोज जो हैं या जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं वो बेहतर मीट कर पाएंगे हम। एक तो यही, जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो हमारी बेहतर पोजीशन हो सकती है, बेहतर रेटिंग हो सकती है। एटलीस्ट रेटिंग शायद एक वो होगा, एक ज़रा टेक्निकल वर्ड होगा। आपकी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर वो बेहतर होती है। सस्ता कर्जा मिल सकता है। तो हमें सस्ता कर्जा उसमें से
से मिलेगा और जो रिक्वायर्ड मिकदार है उसमें मिलेगा। नंबर 2, बहुत सारे वो जो डेवलपमेंट पार्टनर्स और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जो इस बेस पे रुके हुए थे कि लेट्स सी कि जो आईएमएफ का हमारा क्या आउटकम आता है, तो वो भी आएगा। आपने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि जो 10 बिलियन के करीब जो डेवलपमेंट पार्टनर हैं, उनको उनसे मज़ीद लिया जाए। वो मुझे लगता है अब ज़्यादा आसानी से हमें मिल सकेगा उसके अंदर। तो वो जो गैप है एक हमारा जो फाइनेंसिंग बहुत बड़ा आ रहा था, वो शायद अब किसी हद तक, और उसका फिर अल्टीमेटली जो असर है वो आपकी करेंसी के प्रेशर्स के ऊपर जाता है, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जाता है। तो अल्टीमेटली आई विल जस्ट समराइज़ इन अ वे कि नंबर 1 कि दिस इज़ गुड कि आईएमएफ प्रोग्राम इज़ क्लियर नाउ। मज़ीद बेहतर ये है कि हमें अगले 2 माह में या ढाई माह में दोबारा इसी एक अनसर्टेनिटी में नहीं जाना रिव्यू में, हमें 7th और 8th रिव्यू जो है वो इकट्ठा मिला है। और थर्ड इसमें गुड ये है कि देयर इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि ये थोड़ा-सा एक्सटेंड होगा प्रोग्राम और एक फर्दर हमें एक्स्ट्रा $1 बिलियन और थोड़ा-सा वो मिल सकेगा उसके अंदर उसमें। तो अगेन तो मुझे नंबर 1 नंबर 2 मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली देखिए, रेनेज आप जब भी करते हैं अपनी कमिटमेंट से, तो आप एक पैनिक मार्केट के अंदर क्रिएट करते हैं और हमने देखा कि जब हमने पेट्रोल प्राइसेस को फ्रीज किया रेनेज करते हुए उस कमिटमेंट से जो हमने आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर की थी, तो हमने पूरी की पूरी उस स्टेबलाइजेशन को रिवर्स कर दिया जो हमने किया हुआ था, और फिर हमें मजीद सख्त शराइत के साथ जाना पड़ा। ये जो हमें 100 रुपया पेट्रोल की प्राइसेस पहले से बढ़ाना पड़ी, ये एक्चुअली उस रेनेज का इम्पैक्ट था जो हमने पहले से, अगर वो उस वक्त ना हुआ होता तो वो ग्रेजुअल फेज में चलती चीजें उसमें। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो कमिटमेंट्स की हैं वो करनी चाहिए उसको। और तीसरा और फाइनली मुझे लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट को बेहतर एनवायरनमेंट मिल सकेगी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल हो गए थे। आपकी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, वो बहुत ज़्यादा अनफेवर हो गई थी आपके एक्सटर्नल बैलेंसेस के लिए। उसमें मुझे लगता है कि किसी हद तक जो ग्लोबल एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है जिसकी वजह से ऑलरेडी एक विजिबिलिटी है, कल हमने देखा कि कुछ प्राइसेस जो हैं वो पास हुई हैं, लेकिन तो उससे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। साथ-साथ ये कि जो आम आदमी है उसको इसका शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है वो साथ-साथ पहुँचता रहे जैसे कल गया है। बट जैसे मैं हर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ये ज़रूर ख़्याल रखा जाए कि सोशल सेफ्टी नेट्स के ज़रिए जो कि इस आईएमएफ के प्रेस रिलीज़ में भी है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको बेहतर किया जाए और आम आदमी पे जो बर्डन है, जो कंपेंसेशन है, वो साथ-साथ उस पे दी जाए। और फाइनली एक ये है कि जो हमें नुकसान हमेशा हुआ है, वो ये हुआ है कि जब भी हम पॉलिटिक्स को इकोनॉमी के ऊपर प्रिवेल कर देते हैं। मैं अब भी ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पेट्रोल प्राइसेज़ में, ऑयल प्राइसेज़ में जो रिलीफ़ मिल रहा है, वो 100% पास ना करे। उसको कहीं न कहीं बफर के तौर पे रखे, क्योंकि ये जो रिवर्सल आ रहा है हो सकता है ये टेम्परेरी हो और कल को प्राइसेस दोबारा से पिकअप करना शुरू कर दें। अगर अगेन रशिया और यूक्रेन वार और ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो वो शायद उसको कर दे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक मिडल वे लेना चाहिए कि आम आदमी को टारगेटेड सब्सिडीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करे इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल मूव्स, कि वो 100% पास जो है वो कर दे, जैसे कि कल शायद किया गया है उसमें। नहीं 100% तो नहीं। और काइंड ऑफ एक मेजर शेयर पास कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा-सा बैलेंस जो है वो उसको रख के चलना जो पड़ेगा $30 की उसमें। कमी आई है उसको सारी पास नहीं हाँ, की। और वो अच्छा है कि नहीं करना चाहिए हमें उसमें। तो गवर्नमेंट अगर इस चीज़ के साथ चलती है कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को बैलेंस रखे, जो कमिटमेंट्स दी गई हैं उनको पूरा करे, तो एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ जा बिल्कुल ठीक सकते है। हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। बॉटम लाइन ये है कि जो स्लाइड आ रही थी, जो तेजी से पाकिस्तान नीचे गिर रहा था, ऊपर आने में तो शायद देर लगे, वो नीचे गिरने की रफ्तार इमीडिएटली सुस्त हो जाएगी और ये स्लाइड को जो अंग्रेजी में कहते हैं ना अरेस्ट किया जा सकेगा ओवर द नेक्स्ट 1 और 2 3 मंथ्स। एक तो ये खुशखबरी है। दूसरी इसके अंदर ये है कि वो डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी या नहीं, लेकिन उसका जो नैरेटिव था वो दैट हैज कम टू एन एंड, क्योंकि 1 साल के लिए तो ये प्रोग्राम है और अगर 1 साल के बाद भी स्टेबलाइज पाकिस्तान नहीं होता तो कम से कम जो उसके आफ्टर मार्थ में 1 और साल डिफॉल्ट का, तो 2 फिजिकल ईयर जो है 22-23 और 23-24 में डिफॉल्ट का खतरा जो है वो, बल्कि उस नैरेटिव का भी, तो गवर्नमेंट को एक अच्छी खासी विंडो अब अवेलेबल है
जिसमें सिर्फ ये माइक्रो डिसीजंस के नहीं, मैक्रो लेवल के ऊपर गवर्नमेंट कुछ प्लान कर सकती है। जैसे एग्रीकल्चर में वो रिफॉर्म करना है जिसके 2 साल के बाद रिजल्ट निकलने शुरू हो, या आईटी सेक्टर्स में वो रिफॉर्म्स करना है जिसके रिजल्ट एक्सपोर्ट्स की सूरत में 3 साल के लिए निकलना हो। और ये अपॉर्चुनिटी अगर अवेल ना की गई तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी बैड थिंग। और गवर्नमेंट ज़ाहिर करेगी। अगर हम सोच रहे हैं आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।